वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं री नीट टेस्ट पेपर 18 का वीडियो सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन रहने वाला है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इन अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए, देखो एक कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। उसकी रिएक्शन उसने करवाई है किससे? उसने रिएक्शन कराई है SnHCl से, उसकी रिएक्शन कराई है, ठीक है। अब जैसे ही उससे HNHCl से रिएक्शन कराई है फॉलोड बाय HNO2, है ना, SnHCl से रिएक्शन कराई है, उसके बाद उसने HNO2 डाला उसमें, ठीक है। और उस HNO2 से उसको अनस्टेबल कंपाउंड मिला है, B मिला है। अब अनस्टेबल मतलब देखो, जब HNO2 डलता है तो ये तो डाइजोनियम बनना चाहिए, और डाइजोनियम अनस्टेबल होता है ना, तो ये डाइजोनियम बनना चाहिए। अच्छा, ये जो डाइजोनियम बना है, या जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन जब हम फिनॉल से करा रहे हैं तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो एक ब्यूटीफुल कलर का कंपाउंड मिल रहा है, कलर्ड कंपाउंड मिल रहा है। मतलब ये डाई एजो डाई बन रही होगी, क्योंकि डाइजोनियम के साथ जब भी फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो डाई एजो डाई बनती है। अब देखो इतना ग्रुप तो फिनॉल है, मतलब इतना इतना ग्रुप क्या हो सकता है? बी हो सकता है, तो बी कोई ना कोई एक डाइजोनियम होगा, ठीक है। अच्छा, डाइजोनियम किससे बनता है? तो डाइजोनियम बनता है एनिलीन से, मतलब ये कंपाउंड जो होगा ये एनिलीन होगा। और बेटा एनिलीन किसी नाइट्रो से ही बना होगा, एनिलीन किसी नाइट्रो से बना होगा। पूछा क्या है कि जो कंपाउंड मिला है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और वो ए कंपाउंड है, तो क्या ए कंपाउंड नाइट्रो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ए कंपाउंड नाइट्रो हो सकता है बेटा, थर्ड हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर अपन थर्ड लगाएंगे। देखते हैं हिंदी में भी क्या दिया हुआ है। एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक था, ए यौगिक था, उसकी SnHCl से रिएक्शन कराई, SnHCl से रिएक्शन कराने के बाद HNO2 डाला, HNO2 डाला तो एक अस्थायी यौगिक मिला, जिसकी फिनॉल के साथ अभिक्रिया करी तो एक सुंदर रंगीन यौगिक मिला है। सुंदर रंगीन यौगिक तो यही होता है ना। तो ये डाइजोनियम के साथ रिएक्शन करा होगा, मतलब एनिलीन से रिएक्शन कराई होगी, मतलब क्या हुआ होगा? कोई नाइट्रो कंपाउंड हुआ होगा, ठीक है ना। तो ए लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहना चाह रहा है? कंसीडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। पहले तो ध्यान से देखिए रिएक्शन को। तो बेटा देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, Br है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या करा रहे हैं? NaCN से करा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? देखिए Br हट रहा है, उसकी जगह कौन आ जा रहा है? CN आ जा रहा है। क्या बन जा रहा है? CH3 CH2 CH2 CN बन जा रहा है, और बदले में NaBr निकल रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर ना। दिक्कत क्या है कि ये ब्रोमीन हट रहा है, मतलब नेगेटिव हट रहा है, और उसकी जगह कोई नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये कौन सी रिएक्शन है? SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहचानते हैं कौन सी वाली होगी? तो देखो ये कौन है, तो ये कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड है। बेटा जब 1 डिग्री हैलाइड होता है तो हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री हैलाइड क्या करते हैं? ये 1 डिग्री हैलाइड SN2 में जाते हैं, जबकि SN1 के लिए क्या होना चाहिए ऑर्डर? SN1 के लिए होना चाहिए था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा कौन सा करेगा? SN2 करेगा। अब देखो SN2 में बहुत तेजी से जाएगा। SN2 के लिए हमने पढ़ा है बेटा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो हमने पढ़ा है एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF हो सकता है या THF हो सकता है, ऐसे कुछ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो क्या DMF ऐसे सॉल्वेंट लेंगे? बिल्कुल लेंगे। देखो वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नहीं ले सकते। इथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है, नहीं ले सकते। मिथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है, नहीं ले सकते। तो इसलिए बेटा डी लगाएंगे, है ना, क्योंकि SN2 में जाने की बात चल रही है। तो SN2 के हिसाब से, मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो जो विलायक है वो 4th नंबर का होना चाहिए, DMF होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलता है कि विलायक होना चाहिए, SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए? तो बेटा उसके लिए ना आपको SN1 SN2 को रिवाइज कराता हूं। देखो SN1 SN2 को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको हर बात पता चल जाए। देखो SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, SN2 मतलब बायोमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर है पर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहली स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा कि SN1 और SN2 में अगर अपन रेट लॉ की बात करें तो इसमें किसी एक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, इसमें दो लोगों पर डिपेंड करती है। अच्छा SN1 SN2 में कोई कंपैरिजन कर लेते हैं। ये 2 स्टेप की है, ये 1 स्टेप की है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें नहीं बनता। इसमें सबस्ट्रेट एक ही पे डिपेंड करता है, इसमें सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करती है। SN1 में 3 डिग्री बहुत तेजी से होता है, SN2 में 1 डिग्री बहुत तेजी से होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है। SN1 जो है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है ना। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि बेटा SN1 में हमेशा क्या जाएगा, पहले 3 डिग्री, और SN2 में क्या जाता है 1 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन में 1 डिग्री था इसीलिए SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। क्या ठीक है बेटा। अच्छा, सॉल्वेंट्स के नाम भी याद रखो। जो प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब वो उनके पास हाइड्रोजन होता है। ए प्रोटीन सॉल्वेंट जैसे DMF होता है, DMSO होता है, एसीटोन होता है, ये SN2 मैकेनिज्म में जाता है। ठीक है ना। तो ये था बेटा SN1 SN2 का मैकेनिज्म, डिटेल्ड मैकेनिज्म। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिए दोस्तों, SN1 SN2 से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जनरली अभी हमने देखा कि SN2 में 1 डिग्री जाता है, तो ऐसा कौन सा 1 डिग्री है जो SN1 में जाता है बेटा, तो ये वाला 1 डिग्री, मतलब बेंजाइल वाला भले ही कैसा भी 1 डिग्री हो, पर ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। देखना ध्यान से, एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। SN2 में अगर कोई पूछता है कि SN2 जनरली किसके लिए, तो 1 डिग्री में बहुत तेजी से जाएगा, पर ऐसा कौन सा 1 डिग्री है जो SN2 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, SN1 में जाएगा, तो बेटा बेंजाइल वाला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ही हटेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, और जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो SN1 में जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट पूछा है बेटा। देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कुछ ये है। अच्छा, उसकी रिएक्शन हमने कराई है बेटा किसके साथ, तो H2 गैस के साथ कराई है। अच्छा, ये कितना ATM लिया, 1 ATM, मतलब एक ही लेना है अपने को, एक बार ही अटैक कराना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपने पास 2 हाइड्रोजन है, तो अपन ना इसमें इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो अपना जो स्टार्टिंग मटेरियल बनना चाहिए वो कुछ ये बनना चाहिए। एक बार हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये बनना चाहिए बेटा, है ना। अब ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं। देखो कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनना चाहिए। देखो कैसा बनना चाहिए कि OH के पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए, OH से दूर है डबल बॉन्ड, ये गया, है ना। अच्छा ध्यान से सुनिए, फोर्थ वाला भी नहीं बन सकता क्योंकि अपना तो ये बन रहा है, तो ना तो ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, तो बनेगा क्या, ये बनना चाहिए। अब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो अपन ऐसा तो नहीं देखे कि ये इनॉल है बेटा। इनॉल का जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या बन सकता है बेटा, थर्ड बन सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या करा अपन ने ये डबल बॉन्ड, ये इसने इधर खींचा अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर आए, तो ऐसा बना। अब हाइड्रोजन एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो ये कुछ बन रहा है स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट अपना, तो बेटा थर्ड आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या टॉटोमेरिज्म कौन दिखाएगा बेटा। क्यों ना हम टॉटोमेरिज्म को पहले रिवाइज कर लें। देखिए टॉटोमेरिज्म ढूंढने के कुछ तरीके हैं, वो बता देता हूं मैं। पहली बात तो ये बेटा कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो ब्रिज कार्बन पे नहीं होना चाहिए, वो ब्रिज कार्बन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और पर वो अगर वो है तो कहां नहीं होना चाहिए, ब्रिज कार्बन पे नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कहां नहीं होना चाहिए, वो sp2 कार्बन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर sp2 कार्बन पे भी है तो बेटा सामने वाला मतलब 1,4 पोजीशन को ध्यान में रखेंगे। अब ये क्या पोजीशन, अपन इसको रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए सबसे पहले देखिए हमारा क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास हाइड्रोजन तो है, पर ये कौन से कार्बन है बेटा, ये वाले कार्बन ब्रिज कार्बन है। तो अपन ने पढ़ा जिस पर ब्रिज कार्बन पर होते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो वो टॉटोमेरिज्म दिखाता। अभी तो ब्रिज कार्बन पर है तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, पहला वाला टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। देखिए इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है, ब्रिज कार्बन पे, ब्रिज कार्बन वाला नहीं दिखाता बेटा। ठीक है, चलिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन, इधर भी है इधर भी। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं दिखाएगा पर ये वाले तो दिखा सकते हैं ना, इसलिए बेटा ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो कौन सा वाला टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, थर्ड वाला टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। चला हुआ बता कौन दिखाएगा बेटा, थर्ड वाला दिखाएगा, क्योंकि इसके पास यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये इनॉल बना सकता है। और याद रखें अगर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट का, किसका, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट का, तो याद रखें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास इनॉल कंटेंट भी ज्यादा आएगा, अगर क्वेश्चन इनॉल कंटेंट पे आया तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अम्लीयता की सामर्थ्य को अपन को सही क्रम ढूंढना है। बेटा सुनिए, सभी में कॉमन ढूंढ लेते हैं। देखिए इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा याद रखिए एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप, मतलब जिसमें ज्यादा -I ग्रुप लगे रहते हैं उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ तो कार्बन लगे हुए हैं,
है ना, कार्बन प्लस आई ग्रुप होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगे हैं, तो ये दोनों माइनस आई हो गए, मतलब सबसे कम एसिडिक कौन हो गया बेटा, 1 वाला सबसे कम एसिडिक हो गया, 1 वाला सबसे कम एसिडिक हो गया, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है कि बेटा माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा पास में होता है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल लगाएंगे, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप पास में होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। अब देखो ये माइनस आई सबसे ज्यादा पास में, इससे ये देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में है ये, इससे अगर देखें तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 नंबर, ये चौथे नंबर पे 1 2 और ये तीसरे नंबर पर है, तो ज्यादा पास में कौन है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, फिर होगा थर्ड वाला, फिर होगा बेटा फर्स्ट वाला। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात की जाए तो थर्ड नंबर का आंसर आना चाहिए बेटा, तीसरे नंबर का आंसर आना चाहिए, थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहना चाह रहा है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड के पास अंतर आणविक मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, सबसे पहले एसिटिक एसिड देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड तो ये होता है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल है किसी और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। नेक्स्ट होता है बेटा H2O2, H2O2 भाई साहब भी जो है वो किसी और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा HCN, ये HCN भी H किसी और, मतलब ये इंटर मॉलिक्यूलर शो करेगा, ये भी इंटर शो करेगा और ये भी इंटर शो करेगा। अब बच कौन गया, देखो कौन, सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। देखो C के पहले क्या आता है, B आता है, मतलब सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, है ना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज तो ये होता है, जहां पर ये OH होता है ऐसे करके ऊपर जा रहा होता है ये, ठीक है, ऐसे करके। इसमें और भी ग्रुप्स हैं, CH2OH होता है यहाँ पर, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है ना, OH होता है, यहाँ H होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, है ना, यहाँ पर H होता है, H OH H OH H। अब देखो क्या होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन किसी और हाइड्रोजन से क्या कहते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है, तो ऐसी लॉन्ग चेन होती है, तो बेटा ये हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, एक ही मॉलिक्यूल में अंदर ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बेटा, तो इसलिए फोर्थ लगाएंगे बेटा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहना चाह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमको। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलैरिटी, मतलब कंसेंट्रेशन। लेमडा मोलर इज इक्वल टू K, कितना दिया बेटा, K दिया हुआ है ये, तो 5.76 × 10⁻³ अपॉन में मोलैरिटी कितनी दी हुई है, ये 0.5 इंटू 1000 10⁻³। तो ये तो कट गया, पॉइंट हटाया, एक जीरो आया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो आए, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, तो लेमडा मोलर कितना आया, 576 अपॉन 5 अपॉन में 10 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर से 2 उधर गया, 5 25, 1 उधर गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो लेमडा मोलर कितना आ रहा है बेटा, 115.2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना आ रहा है, 11.52 आ रहा है, कितना आ रहा है, 11.52, ठीक है, थर्ड आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग करंट एम्पेयर। सुनो ध्यान से बेटा, करना क्या है, ध्यान से सुनो कि अगर मैं क्लोरीन डिपॉजिट करना चाहता हूं 1 मोल, तो क्लोरीन कितने से डिपॉजिट होगा, 2Cl, जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तब जाके वो Cl2 बना लेंगे, मतलब कितने फेराडे लगेंगे, तो हम कह सकते हैं 2 फेराडे से 1 मोल क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं कि 1 मोल से 1 मोल Cl2 डिपॉजिट करने के लिए 2 फेराडे मतलब 2 × 96500 कूलम की बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.1 मोल के लिए कितने लगेंगे बेटा, तो हम कह सकते हैं कि 2 × 96500 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, या फिर 0.1 भी कर सकते हो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, कितना आया, 2 × 96500। इतना Q चाहिए आपको बेटा। वैसे तो Q का फॉर्मूला होता है I × T। अब अपने को टाइम निकालना है, चलो टाइम निकालते हैं। Q कितना आया बेटा, 2 × 96500,
आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 3 एम्पेयर इंटू टी। बेटा ये जो टी आ रहा है ये किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा, अपने को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम अभी निकाल लेते हैं, पहले सेकंड्स में फिर मिनट में कर लेंगे। तो 2 इंटू 9650 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर 3 छंग 18 प्लस 18। तो 2 इंटू 3 216.6 आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड्स में आ रहा है बेटा, है ना। अब सेकंड्स को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते दोस्तों, 60 से। तो अपन 60 से डिवाइड कर देते, चलो 2 एकम 2 और ये 3 0 हो जाएगा। अब 3 से काट लेते तो लगभग 117 के आसपास आ रहा है, या 107 के आसपास आ रहा है। तो अपन इसको 110 मान लेते हैं। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो नियर बाय आएगा बेटा 110। तो 110 आ रहा है, थर्ड लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिट इन ऑर्बिटल। बेटा क्या पूछा है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन। बेटा एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 आ जाएगा आंसर। सीधे ही लगाएंगे इसको तो अपन, ठीक है ना, सेकंड लगाएंगे, डायरेक्ट ही करना है आपको, n और l का यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, पहले भी बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या, फॉर अ सैंपल परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली। बेटा सुनो, प्रोसेस कैसी है, तो कहेंगे सर आइसोथर्मल है, समतापी है। बेटा आइसोथर्मल के लिए हम देखें तो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। और अगर हम फर्स्ट लॉ के हिसाब से बात करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, है ना। तो इंटरनल एनर्जी तो 0 है, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या पूछा है बेटा, हमें पूछा है डेल्टा एस। हम डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, तो क्यू बाय टी से निकालते हैं। डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, क्यू बाय टी से। तो क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डब्ल्यू बाय टी। अच्छा, हमने पढ़ा ये कौन सी रिएक्शन है, तो कहेंगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन मान के चलते हैं, रिवर्सिबल। तो बेटा डब्ल्यू क्या होता है रिवर्सिबल के लिए, तो हमने पढ़ा है एनआरटी लॉग P1 बाय P2 होता है, इनिशियल अपॉन फाइनल। ये W माइनस में चलता है। अब क्योंकि W माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q कितना आ जाएगा, प्लस में। तो हम निकालेंगे कि माइनस 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 इंटू माइनस NRT, लॉग नहीं आएगा, लोन आएगा। ठीक है, लोन आएगा ln। ठीक है, अभी लॉग आता है तो 2.303 लगता है। तो ln P1 अपॉन P2 डिवाइडेड बाय T, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा एस आ जाएगा बेटा। तो डेल्टा एस कितना आ गया, NR लोन P1 अपॉन P2, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो ऑप्शन चेक करते हैं ऐसा किस में, तो ऐसा थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, डेल्टा एस बराबर NR लोन P1 अपॉन P2, है ना। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल को P1 मान रहे हैं, फाइनल को P2 मान रहे हैं, तो बेटा इससे ही आ जाएगा। अब अगर आपको ये याद था तो आपने कर पाए, आप थोड़ा सोच पाए तो ये सवाल कर पाए। अगर बेटा अगर याद नहीं था तो अपन याद भी कर सकते हैं। एंट्रोपी बड़ा कंफ्यूज करती बच्चों को, एंट्रोपी याद कर लेते हैं दोस्तों। क्या सुनना, अगर एंट्रोपी का ऑर्डर पूछा जाए तो याद रखना, गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। रिवाइज करा रहा हूं मैं। एक्सपांशन के केस में अगर देखा जाए तो एंट्रोपी बढ़ती है, कंप्रेशन के केस में देखा जाए तो एंट्रोपी कम होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 मानी जाती है। इरिवर्सिबल में एंट्रोपी सतत बढ़ रही है, नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कैसी प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक। और आइसो एंट्रोपिक में एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, 0 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एंट्रोपी के, जैसे देखो Q रिवर्सिबल बाय T, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NR लोन V2 अपॉन V1, या फिर इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं NR लोन P1 अपॉन P2, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हैं तो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू NCV लोन T2 अपॉन T1 होता है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी प्लस सिस्टम प्लस सराउंडिंग होती है बेटा। ठीक है ना। चलो एक चीज और याद रखिए बेटा, रिवर्सिबल में एंट्रोपी यूनिवर्स की 0 होती है, इरिवर्सिबल में बढ़ती है। स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें भी एंट्रोपी 0 से ज्यादा होती है। ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ एंट्रोपी अपन ने रिवाइज किया।
नेक्स्ट आता है बेटा वेंट ऑफ वेक्टर निकालना। बेटा सुनो कैसे निकालते हैं वेंट ऑफ वेक्टर। तो वेंट ऑफ वेक्टर निकालने का एक तरीका है जो अपन यहां पर सीख लेते हैं। बेटा वेंट ऑफ वेक्टर क्या है ना, तीन तरीके से निकालेंगे। पहला जिसमें i बराबर 1 आता है, दूसरा आता है i 1 से ज्यादा आता है, तीसरा i 1 से कम आता है। बेटा अगर आता है i बराबर 1 तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो अपघटित होगा ना ही ना तो वियोजित होता ना तो संगनित होगा, तो नॉर डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन नॉ तो डिसोसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है तो कहेंगे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा किस में होती है तो कहेंगे बेटा डिसोसिएशन में। जैसे सॉल्ट्स होता है, जैसे NaCl होता है डिसोसिएशन में, NaCl हो गया, KCl हो गया, BaOH2 हो गया इनमें। और एसोसिएशन में क्या होता है बेटा, एसोसिएशन में आई का मान 1 से कम हो जाता है। ठीक है ना, इसमें एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अभी इसका फॉर्मूला है आई का, तो इसका फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन में आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। वेंट ऑफ वेक्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा है बेटा, तो आई बराबर होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना। अब समझो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, अल्फा की वैल्यू 1 करते तो आई बराबर 1 माइनस 1 प्लस अल्फा आ जाएगी, सॉरी प्लस एन आ जाएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 से 1 कट गया। आई बराबर किसके आ रहा है, एन के आ रहा है। अब एन क्या है समझिए, तो कौन है, तो सर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो कितने आयंस में टूटेगा, तो टोटल बेटा 3 आयंस में टूटेगा। एक तो ये आयन और 2 ये आयन, दोनों को जोड़े तो टोटल कितने आयन, 3 आयंस में टूटेगा, मतलब एन की वैल्यू 3 होगी। तो आई भी कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। इसलिए बेटा आई कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो ऑप्शन 3 नहीं लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें 3 लिखा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट लगाएंगे, है ना। देखा गड़बड़ कर सकते थे। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया है पिरिडिन, सुनना ध्यान से। पिरिडिन है C5H5N, वो क्या कर रहा है, पिरिडिनियम आयन, मतलब H प्लस ले रहा होगा जिससे वो बना रहा है पिरिडिनियम आयन, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जो H प्लस लेता है वो बेस होता है, और बेस के लिए अल्फा कैसे निकालते हैं, तो रूट KB/C से निकालते हैं। अब क्योंकि KB की वैल्यू दी हुई है, देखो KB की वैल्यू दी हुई है ये रही, तो रूट 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9 दी हुई। कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा, 0.1, तो 0.1 दी हुई है। चलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ रहा है लगभग 17 इंटू 10 टू द पावर -9। अब एक काम करते हैं बेटा, इसमें 10 का डिवाइड और 10 का मल्टीप्लाई कर दे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो 10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इजी जरूर हो जाएगी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया, एक सेकेंड, 117 इंटू 10 करा तो कितना आया बेटा, ये आया 170 इंटू इसको सॉल्व किया तो कितना आया 10 टू द पावर -10। बेटा 10 टू द पावर -10 का रूट आया कितना, 10 टू द पावर -5, और 170 को क्या मैं 169 ले सकता हूं, है ना 169। बेटा 169 किसका रूट होता है, तो 13 का रूट होता है, मतलब ये आ गया 13 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब ये तुम्हारा अल्फा आया, पर अल्फा परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 13 10 टू द पावर 2, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ रहा है बेटा, इसको नीचे लिख लेते हैं, तो इंटू 2 अपॉन में 1 2 3 4 5, 2 0 से 2 0 काट दिए, तो यार 0.013% आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.013%, बिल्कुल थर्ड आ रहा है बेटा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ई सेल की वैल्यू गिवन है। अब देखो बेटा क्या सुनना, अगर ई सेल नेगेटिव है तो बेटा जो G0 होगा वो पॉजिटिव में होगा, और G0 पॉजिटिव में होगा तो K जो होगा वो 1 से, K इक्विलिब्रियम जो है वो 1 से तो कम ही आएगा। चलो अब सवाल को समझते हैं। तो E की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो G की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब G की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, और K की वैल्यू 1 से कम आएगी। ऑप्शन मैच करते हैं, G की वैल्यू 0 से ज्यादा, 1 से कम K की वैल्यू। ठीक है ना, तो बेटा सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्या कहना चाह रहा है, इनमें से कौन सी वाली बात आइडियल सॉल्यूशन के लिए गलत है
है ना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आदर्श विलयन के लिए गलत है। क्यों ना हम आदर्श विलयन को पहले रिवाइज कर ले। बेटा देखिए सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे बेटा, याद रखो जिनमें सब कुछ सिमिलर सिमिलर होता है, जैसे देखो सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पोलैरिटी, आइडेंटिकल इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नियरली आइडेंटिकल, मतलब सब कुछ सिमिलर सिमिलर होता है, उनको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन में क्या 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 याद रखना है, तो बेटा डेल्टा एच मिक्स 0 मानना है, वी मिक्स 0 मानना है। अच्छा डेल्टा जी तो किसी का भी याद मत करो, वो स्पॉन्टेनियस ही होता है, डेल्टा एस किसी का मत याद करो, वो स्पॉन्टेनियस ही होता है। मतलब दोनों को जब आप ऐसा करोगे ना, जी मिक्स 0 से कम आता है, एस मिक्स 0 से ज्यादा आता है, सब में ही होता है ऐसा। तो डेल्टा जी तो किसी का भी याद नहीं करना है, बस ये याद रख लो जितने भी सॉल्यूशन है, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी 0 से कम, डेल्टा एस 0 से ज्यादा। बाकी अगर आप देखो तो नॉन आइडियल में कैसे याद करोगे, तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन में याद रख लो। पॉजिटिव डेविएशन में देखो इंट्रैक्शन क्या कहते हैं, डेल्टा एच 0 से ज्यादा आता है, डेल्टा वी 0 से ज्यादा आता है, बस इंट्रैक्शन कम हो जाते हैं। बाकी इसमें उल्टा है, देखिए नेगेटिव बोले तो सब कुछ कम कम कर देना है ना, बस इंट्रैक्शन बढ़ा देना, ये चीज याद रखना। ग्राफ जो है पॉजिटिव का ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और नेगेटिव का ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने रिवाइज किया अपन ने, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नीट में हो सकता है एग्जाम्पल भी आ जाए, तो याद रखना कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब मजा आने वाला। देखो मजा तो कब आएगा, जब इथेनॉल और पानी मिलेंगे, मिथेनॉल और पानी मिलेंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना, याद करने के लिए बताया है। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है बेटा। अब देखो इनकरेक्ट है फॉर दी आइडियल, बेटा आइडियल में देखो डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये वी मिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये वी मिक्स लिखा हुआ है। तो डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, और क्या कहते हैं चेंज इन प्रेशर भी 0 होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने पढ़ा है डेल्टा जी मिक्स क्या होता है बेटा, डेल्टा जी मिक्स 0 से कम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, क्या लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 15, क्या कहना चाह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिस। अब सुनो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो AgCl से बनता है, हमें पता है AgCl से बनेगा Ag प्लस और Cl माइनस। सोचो जरा इसका KSP अगर अपन लिखे तो क्या लिखेंगे, तो KSP लिखेंगे Ag प्लस और Cl माइनस। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पर NaCl भी दिया हुआ है, अब NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na प्लस है ना, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, तो Cl की वैल्यू कितनी दी हुई है 0. KSP भी दिया है क्वेश्चन में, इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, है ना। Cl की वैल्यू दी हुई है कितनी 0.1, और KSP दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10, तो यहाँ से S निकाल लेते हैं, कितना S आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन में 0.1, पॉइंट हटाया 0 लगाया बेटा, तो 1 से ये कट के -9 हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो बेटा थर्ड वाला मैच कर रहा है, तो थर्ड वाला आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट्स पढ़ने अपने को सारे और पढ़ के देखना है कि सभी सही है कि गलत है, कि चेक करते चलो। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा हमने पढ़ा है कि जो अल्डोल रिएक्शन होती है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होता है तो रिएक्शन तो दिखाती है अल्डोल। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अल्डोल संघनन के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, केनीजारो रिएक्शन। हमने पढ़ा था केनीजारो रिएक्शन मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, बोलते हैं ना कैसे याद करता, कहीं नहीं जा रो, क्या बोलेंगे, कहीं नहीं जा रो, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो केनीजारो होता है, बिल्कुल सही बात है। केनीजारो में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। प्लस केनीजारो जो रिएक्शन है बेटा वो एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया होती है। असमानुपातन मतलब कौन सी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि केनीजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये अल्डिहाइड दिखाते हैं और बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला बढ़ते बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अल्कोहल से कंपेयर ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, है ना, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान द्रव्यमान वाले अल्कोहल की तुलना में
से अधिक होता है, बिल्कुल सही बोला है। अगला पढ़ते हैं बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर बनाता है अल्डिहाइड के साथ, बट कीटोन्स के साथ नहीं बनाता। बेटा हमने पढ़ा है टॉलरेंस रिएजेंट किसके लिए होता है, तो बेटा ये अल्डिहाइड के लिए होता है, और अल्डिहाइड के लिए ये लोग सिल्वर मिरर बनाता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही दी हुई है कि अल्डिहाइड के साथ बनाता है और कीटोन्स, जनरली कीटोन्स के साथ नहीं बनाता। टॉलन परीक्षण अल्डिहाइड के साथ चांदी दर्पण देता है, बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा। लास्ट बात पढ़ लेते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड। देखो क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब क्या, क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब यहाँ पर एक Cl लगा देते हैं और यहाँ COH लगा देते हैं, ये था क्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा क्लोरो एसिटिक एसिड जो नॉर्मल एसिटिक एसिड है उससे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसके पास -I ग्रुप लगा है। तो क्या लिखा है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिटिक एसिड देन एसिटिक एसिड ड्यू टू -I। बिल्कुल सही लिखा है ये वाला भी कि क्लोरीन का -I प्रभाव के कारण क्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल है एसिटिक अम्ल से। तो बेटा सारे ही स्टेटमेंट सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड लगाएंगे बेटा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट द कैथोड। बेटा सुनो, अब इस प्रकार के सवालों को कैसे करना याद रखो बेटा। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो Q बाय E हो जाएगा, ठीक है, Q बाय E हो जाएगा। अब इन अपने इलेक्ट्रॉन से Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो Q की वैल्यू दी नहीं है तो अपन को निकालना पड़ेगी I इंटू टी करके। तो 1 इंटू 60, I की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 60 है, तो Q की वैल्यू कितनी दी बेटा, 60 दी हुई है, तो 60 अपना Q है। अच्छा E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है ना। अब ये देखो -19 ऊपर गया तो +19 हो जाएगा, है ना, और 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो और आ जाएगा, तो ये 19 और एक जीरो कितना बन जाएगा बेटा, 60 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। वैसे तो तुम पावर से मैच कर सकते हो कि 10 टू द पावर 20 एक ही ऑप्शन में, पर पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये लगभग सॉल्व करोगे तो 3.75 आएगा बेटा, तो 3.75 आ रहा है, फोर्थ लगाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, बोरिक एसिड। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बोरिक एसिड क्या होता है, तो कहेंगे H3BO3 होता है। अब ये बोरिक एसिड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो करता क्या है, पानी का OH खुद खींच लेता है और बनाता है BOH4 माइनस और बदले में H+ छुड़वा देता है। मतलब क्या करता है, पानी से OH को खींच लेता है और वाटर में क्या रिलीज करवा देता है, प्रोटॉन रिलीज करवा देता है। तो बिल्कुल सही बात है, फोर्थ वाला आएगा बेटा इसका आंसर। क्यों ऐसा, बोरिक अम्ल क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि पानी का OH छीन लेता है और H+ रिलीज करवा देता है। दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है बेटा, वीक एसिड की। नेक्स्ट आता है कौन, AlF3। बेटा सुनो, AlF3 सॉल्युबल होता है किसमें, HF में। कब होगा, आप जब आप उसके अंदर KF डालोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेटा जब आप इसको मिक्स करोगे इसके साथ तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है K3AlF6 नाम का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो थर्ड वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए थर्ड लगाएंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जिंक की कोटिंग ऑन आयरन प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। बेटा रिवर्स क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जिंक भाई साहब जो है उनका जो SRP वैल्यू है वो नेगेटिव में ज्यादा आता है। हम कहते हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे आयरन से नेगेटिव में ज्यादा है। मतलब किसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव वैल्यू आयरन का कम है, जिंक का नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी पर पढ़ते हैं, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। ये वाली बात आनी चाहिए। देखो जिंक लाइटर है, इससे कोई मतलब नहीं है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव वैल्यू कम नहीं होती बेटा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये वाली बात भी गलत है। अगर आपको ये याद करना है तो बेटा आप याद कर सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, उसमें पढ़ा था लड़की BSc की ना मांगे आलू, पानी पी लो मंजन कर लो, मंजन कर लो, फिर कोई बात नहीं। तो देखो जिंक ऊपर आता है, मतलब ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा। आप खुद सोचो, देखो जिंक की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, आयरन की नेगेटिव वैल्यू कम है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो बेटे तो फर्स्ट आएगा आंसर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है किसका, NO2 प्लस का, NO3 माइनस का और NH4 प्लस का। चलो पहले तो NH4 प्लस निकालते हैं, लिख लेते हैं व्यवस्थित, जैसा लिखना है बेटे वैसे ही लिखना। जैसे NO2 प्लस को यहां लिखो, NO3 माइनस को यहां लिखो और NH4 प्लस को यहां लिखो, ठीक है। अब NH4 प्लस में देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, तो एक नाइट्रोजन है और 4 इसमें हाइड्रोजन लगे, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है।
बॉन्ड पेयर कितने आ रहे बेटा, 4 आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहे 0, तो टेट्राहेड्रल बोलना चाहिए इसको, sp3 होना चाहिए। तो NH4 प्लस कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, आखिरी वाला sp3 होना चाहिए। ये तो गए दोनों। पहला वाला चेक कर लेते बेटा, NO, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। बॉन्ड पेयर रहते हैं बेटा 2, लोन पेयर बेटा 0, तो ये होना चाहिए sp होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp होना चाहिए। तो sp3 और sp ये होना चाहिए बेटा। फोर्थ लगाएंगे, बाकी आप इसका भी चेक कर सकते हो। इसका अगर आप निकालोगे तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आएगा। तो बॉन्ड पेयर आ जाएंगे 3, लोन पेयर आ जाएंगे 0, 3 होता है बेटा sp2। तो देखो एक आना चाहिए sp, एक आना चाहिए sp2, एक आना चाहिए sp3। तो फोर्थ लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या कहना चाह रहा है, कौन सबसे ज्यादा लेविस बेस बनेगा। बेटा सुनो, जो लेविस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो लेविस बेस क्या होंगे, वो लोन पेयर को डोनेट करेंगे। मतलब जिनके पास लोन पेयर होंगे वो डोनेट करेंगे ना। अब समझो, ये तो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये तो लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये भाई साहब तो क्या करेंगे, लेविस एसिड बनेंगे। अपने को कौन ढूंढना है, लेविस बेस ढूंढना। तो ये तो नहीं हो सकता। अब बच गया कौन, देखो ये, इसके पास लोन पेयर तो है नहीं। अब जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो डोनेट करेगा ना। तो ये भी गया। अब बचे कौन, ये दोनों। अब इसमें अगर आप देखोगे तो PF3 के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, जबकि SiF4 देखोगे तो SiF4 के पास नहीं है कुछ भी, इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो कौन आ जाएगा बेटा आंसर, थर्ड वाला आ जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल दोनों ढूंढना है। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढते हैं बेटा। ऐसा स्पीशीज जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढ बोलते हैं। चलो पहला वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ClO3 माइनस, क्लोरीन कितना होता है, तो 17 तो क्लोरीन होता है। एक ऑक्सीजन का 6 होता है, सॉरी एक ऑक्सीजन का 8 होता है इलेक्ट्रॉन, और टोटल अपने पास 3 ऑक्सीजन है। माइनस चार्ज लगा तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो 17 + 24 + 1, तो ये हो रहा है 17 + 24 + 1, 5 और 7, 7 4 11 और 1 12, और ये हो गया 42। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 42 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ClO3 के पास O3 माइनस, सल्फर O3 2 माइनस का ट्राई करते हैं। सल्फर के पास खुद के पास 16 इलेक्ट्रॉन, 3 × 8 + 2 आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व कर रहे तो कितना आ रहा है बेटा, 42 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास भी। तो यस, ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं। ये ए वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बी वाला भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो बी वाले में है CO3 2 माइनस, 6 इसके पास, 3 × 8 + 2, तो 6 + 24 30 + 2 32 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 32। और NO3 माइनस ट्राई कर लेते हैं। तो 7 इसके पास, प्लस 3 × 8 माइनस प्लस 1, तो 7 + 24 + 1, तो ये भी कितने आ रहे हैं बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इन दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इन दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, अच्छा चलो, ClO3 के पास कितने हैं, तो देखो 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 42 हैं, इसके पास देखोगे तो 32 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है। इसके पास देखोगे तो इसके पास 42 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। अब बारी किसकी बेटा, आइसोस्ट्रक्चरल की। आइसोस्ट्रक्चरल वो स्पीशीज होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है। ट्राई करते हैं। तो ClO3 और SO3 की अगर अपन ज्योमेट्री की बात करें तो ये O- हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, है ना। थोड़ा सा इसको अपन यहाँ साइड में बनाते हैं। चलिए, तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, एक O- है, बाकी के डबल बॉन्ड O लगे हुए बेटा। तो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 4, लोन पेयर आ रहे हैं 0। ठीक है, बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 4 क्यों आएंगे, O4 थोड़ी O3 है। हाँ, तो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 3, लोन पेयर आ रहे हैं 1, 31 आ रहा है बेटा। मतलब अगर अपन देखें तो sp3 आ रहा है, और sp3 के साथ आना चाहिए ये हमारा पिरामिडल शेप आना चाहिए। ठीक है, तो ये पिरामिडल शेप का होता है बिल्कुल। अब बात करते हैं कौन की, SO3 2 माइनस की। सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, एक O- है, एक O- है, और एक डबल बॉन्ड O है। तो बॉन्ड पेयर इसके पास भी 3 है, लोन पेयर इसके पास भी 1 है। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों है बेटा। तो ए वाला तो आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकंड वाला और चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में देखिए CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर तो ये होता है,
इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये sp2 आएगा। NO3 2- चल लेते हैं, NO3 2- का स्ट्रक्चर ये होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आता है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है, तो ये वाला भी आइसोस्ट्रक्चरल आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये वाला भी आइसोस्ट्रक्चरल आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसलिए बेटा थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। बेटा देखिए, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ कुछ शेप्स होते हैं। सबसे पहले तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। बेटा डी जेड स्क्वायर ऐसा डंबल क्या कहते हैं, ऐसे डोनट के शेप के जैसा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस पे होते हैं। डी एक्स वाई में भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पे होते हैं, बाकी जगह बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इधर की तरफ होते हैं, एक्सिस पे नहीं होते, है ना। तो इस हिसाब से देखें तो कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे हैं, तो हमने देखा डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पे, तो फोर्थ लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। बेटा XeF4 पूछा है अपने से। अब XeF4 क्या होना चाहिए, जिनॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, 4 उसके पास फ्लोरीन लगे होंगे बेटा। चलिए तो बॉन्ड पेयर गिनते हैं, कितने आ रहे हैं 4, लोन पेयर गिनते हैं, कितने आ रहे हैं 2, 4 और 2 6, 6 मतलब sp3d2 होना चाहिए। ऑप्शंस चेक करते हैं बेटा, sp3d2 होना चाहिए, sp3d2 होना चाहिए, sp3d3 तो नहीं हो सकता, sp3d नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। अब अगर हम देखें बेटा कि वैसे तो अगर अपन VSEPR के हिसाब से बात करें, आप क्वेश्चन में इसने VSEPR नहीं लिखा है, इसीलिए अपन सोचते हैं कि अगर VSEPR के हिसाब से बात करें तो जिसके पास बॉन्ड पेयर 4 होते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं, वो होना चाहिए बेटा स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, है ना। अगर VSEPR के हिसाब से बात करूं तो वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। लेकिन अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन मॉडल के हिसाब से चले तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अपने पास स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। देखो VSEPR के हिसाब से स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, पर स्क्वायर पिरामिडल लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं हो सकता। मीनिंग क्या हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, 6 बना रहे हैं, तो अगर 6 बनाए तो बेटा 6 तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए बेटा। तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। आकृति पूछता, और देखो अगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट कब बनेगा, ट्विस्ट बनेगा अगर उसने VSEPR लिख दिया, अगर उसने VSEPR लिख दिया तो ज्योमेट्री अपन क्या लगाएंगे, स्क्वायर प्लेनर लगाएंगे। अगर उसने VSEPR नहीं लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉडल से करना है, मतलब 6 के लिए हम ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल लगाएंगे बेटा, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। चलो सबसे पहले तो I3 के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। I3 प्लस कैसा होता है, तो देखिए सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक I इधर आ गया, एक आई इधर आ गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 2, लोन पेयर कितने हैं, देखिए 2 होते हैं। तो बेटा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, बेंट होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, शेप इसका बेंट ज्योमेट्री होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट वाली बात तो सही दी हुई है। अगला पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, PH5 और BiCl5। बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करते, Bi क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर Bi+5 में और Bi+5 में अनस्टेबल होता है, इसलिए BiF5 तो BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। PH5 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाली बात भी सही दी हुई है। अपने को गलत ढूंढनी है, दोनों बातें सही है बेटा। अगला पढ़ते हैं, कौन है, SO2। देखो SO2 में क्या होता है, SO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें SO2 के पास इसके इलेक्ट्रॉन P में पड़े, इसके इलेक्ट्रॉन D में पड़े, तो P पाई D पाई बॉन्डिंग होता है इसके अंदर, तो इसमें P पाई D पाई बॉन्ड होता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। देखो 3 बात सही निकल गई, मतलब आंसर क्या आ सकता है, 4th आ जाएगा। चेक कर लेते बेटा, वो कह रहा है इनका दोनों का शेप सेम है। देखो CH4 जो है बेटा वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, चतुष्फल की होता है। लेकिन अगर ACF4 की बात करें तो ACF4 होता है, 6 होते हैं इसके पास, 4 फ्लोरीन लगे, तो बेटा ये सीसॉ होता है, कैसा होता है, सीसॉ होता है, ढेकुली आकृति का होता है। तो इनका आकार समान नहीं है, अलग अलग बातें हैं ये। तो बेटा आपने को गलत बात ढूंढनी थी, इसलिए 4th लगाएंगे आंसर, 4th वाली बात गलत दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी वाली बात लेंथेनाइट्स के लिए गलत लिखी हुई है। चलिए पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले तो क्यों ना हम इसकी एनसीईआरटी रिवाइज कर लें। देखो लेंथेनाइट के बारे में हमने एनसीईआरटी में देखा, क्या क्या देखा, ध्यान से सुनना बेटा, कि लेंथेनाइट जनरली जो होते हैं वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अच्छा, उसमें जो सेरियम +4 है वो ज्यादा फेवर करता है, क्योंकि जैसी वो
जैसे ही वो +4 कन्वर्ट होता है वो अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में रख लेता है और एक अच्छा ऑक्सीकारक, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि लेंथेनाइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ये +4 में रहता है, +4 जल्दी से +3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है ना। चलो तो अब अपन यहाँ पर पीछे चल लेते हैं वापस, तो पढ़ते हैं, क्या सेरियम +4 सॉल्यूशन में अच्छा एक ऑक्सीकारक होता है, तो बिल्कुल ये वाली बात तो सही दी हुई है। आयतनी विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में Ce4+ होता है बेटा, क्या बात ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यूरोपियम के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यूरोपियम देखिए क्या बनाता है, तो लिखा हुआ है यूरोपियम 2+ बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि F7 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है। देखो क्या लिखा है, यूरोपियम +2 एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल सही शो करता है, यूरोपियम +2 शो करता है बेटा। नेक्स्ट बड़ा देखिए क्या लिखा है, बेसिसिटी इंक्रीजेस एज आयोनिक रेडियस डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीजेस एज आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। बेटा समझो, लेंथेनाइड्स के अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो हमारी जो है बेसिसिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अपना जो साइज है, आयनिक रेडियस है, वो कम हो जाती है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही दी हुई है। थर्ड वाली बात भी बिल्कुल सही ली है। फोर्थ वाली पढ़ते हैं बेटा। फोर्थ वाली बात देखिए एनसीईआरटी के यहाँ पे दी हुई है, ये लिखा हुआ देखिए, केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है, केमिकल बिहेवियर इन जनरल अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज quite reactive similar to calcium but increase atomic number they behave more like aluminium। क्या लिखा है, एल्यूमिनियम के जैसे करते हैं, ये कह रहा है एल्यूमिनियम से ज्यादा करते हैं, नहीं बेटा एल्यूमिनियम के जैसे रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम से अधिक नहीं करते। इसलिए बेटा फोर्थ वाली बात गलत दी हुई है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन भी कवर करी अपन ने, कहां से आया है, तो ये पैराग्राफ दिया था, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते बेटा क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जो हैलाइड हम कंपोनेंट यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। चलो पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड पर जोड़ने के लिए। अब देखो ये जो हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी एन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइलेशन में तो अल्काइल हैलाइड लेते हैं और असाइल हैलाइड भी ले सकते हैं। चलो अपन ट्राई करते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या एक अल्काइल हैलाइड है, यस ये अल्काइल हैलाइड है, तो इसको तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्लोरोबेंजीन, ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये अराइल हैलाइड है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी एक अराइल हैलाइड है, इसको भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन अलाइल हैलाइड है, अलाइन नहीं बेटा, क्या बोलते हैं, क्लोरोइथीन है ना, विनाइल हैलाइड बोलते हैं इसको। तो विनाइल हैलाइड मतलब दोनों sp2, ये भी sp2 ये भी sp2, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों बेटा, देखो समझो, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्लोरीन आसानी से नहीं जाएगा, इसके पास भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये भी नहीं जाएगा आसानी से, इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आसानी से रिएक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन सकता है, इसीलिए ये फर्स्ट वाला ही आंसर आएगा बेटा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, इनमें से कोप्लेनर स्ट्रक्चर। बेटा कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में हो, सुनना बेटा ध्यान से, क्योंकि बेंजीन जो है उसके सारे कार्बन sp2 हैं, बेंजीन जो है उसके सारे कार्बन sp2 हैं, सारे कार्बन sp2 होने की वजह से ये स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है बेटा, कोप्लेनर जा रहा है। कैसा, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, क्या जा रहा है, कोप्लेनर जा रहा है, इसलिए बेटा सेकंड लगाएंगे। इसको बाइफिनाइल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल्स बोलते हैं। याद रखिए जो बाइफिनाइल होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं जनरली, हाँ जनरली। लेकिन समझिएगा अगर इन बाइफिनाइल्स पर अगर आपने कोई बल्कियर ग्रुप लगा दिए, इधर A इधर B, इधर A इधर B, अगर कोई बल्कियर ग्रुप लगा दी तो अब इसकी प्लेनैरिटी चेंज हो जाती है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो अब ट्विस्ट होकर वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं, तो यहाँ सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स नाम आना चाहिए, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। चल अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसको ना थोड़ा सा अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो समझ में आएगा। ये रहा हमारे पास पायरोल, अब देखिए पायरोल के पास यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर H डबल बॉन्ड तो चला, हाँ यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसा रहेगा। अब होगा क्या, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर H बनेगा, यहाँ पर
पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक बार और होगा ये प्रोसेस, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, N, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा, वापस से घूम फिर के ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा वापस। ठीक है, तो बेटा कुछ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए। अब एक चीज नोटिस करो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये वाले हैं, ये वाले और ये वाले, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। हमने देखा जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्टेबल होंगे उन पर वो ज्यादा कंपाउंड अच्छे रहेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अपन इसका नाम 2 मान लेते हैं, इसका नाम 3 मान लेते हैं, इसका नाम 4 मान लेते हैं, है ना। तो बेटा 2, 3 और 4 में अगर अपन देखें तो क्या कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास में होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास में है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास पास में, मतलब ये और ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस वन। तो हम ये देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर और यहां पर है तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके केस में। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां पर ज्यादा आ रहा है, देखिए 2 और 5 पर ज्यादा आ रहा है बेटा, 2 और 5 पर ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे बेटा, इसका फर्स्ट लगाएंगे आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रोपीन देगा अगर मैं डायरेक्ट एलिमिनेशन करूं या HBr लगा कर एलिमिनेशन करूं। चलो पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो देखिए CH3 CH2 है, CH2Br है बेटा। अगर मैं इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन करूं, अल्कोहलिक KOH डाल के हिट कर सकता हूं, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन करूंगा तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, प्रोपीन इससे तो बन जाएगा, मतलब पहले वाले से तो प्रोपीन बन जाएगा। वो कह रहा है कौन प्रोपीन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन तो बना रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये जो है इट इज साइक्लोप्रोपेन। जब साइक्लोप्रोपेन का डायरेक्ट एलिमिनेशन तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम साइक्लोप्रोपेन का पहले HBr कराएं बेटा। जैसे इसका पहले HBr कराओगे तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है। और क्योंकि ये मिल गया तो अब इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन करा सकते हो आप, है ना। डायरेक्ट एलिमिनेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, यू विल गेट प्रोपीन। तो इससे भी प्रोपीन मिल सकता है, इससे भी प्रोपीन मिल सकता है। अब बच गया कौन, ये। अब देखो इसका पहले रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एलिमिनेशन कराते डायरेक्ट, तो बेटा इसका एलिमिनेशन करा देते, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का एलिमिनेशन एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करा सकते हो आप हीट करके, तो ये OH डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब देखो इससे भी प्रोपीन बन रहा है, इससे भी प्रोपीन बन रहा है, इससे भी प्रोपीन बन रहा है, तो बचा कौन बेटा, ये। इस कंपाउंड का नाम कीटीन होता है वैसे, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन समझ लो कि ये भाई साहब जो है ये क्या है, इस टाइप का कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, HBr से करा रहे हैं। जैसे ही अपन HBr से कराएंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये प्लस और ये माइनस बनेगा, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। पहले नंबर पर है ना डबल बॉन्ड COH और ये Br बनाएगा। फर्दर जब आप एलिमिनेशन करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इससे फिर भी बेटा, फिर भी इससे प्रोपीन तो नहीं बन रहा, क्योंकि इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और अपने को बनाना प्रोपीन। तो एलिमिनेशन कराओगे तो 2 कार्बन से 3 कार्बन कैसे हो जाएंगे, तो ये तो वाली बात तो गलत है बेटा, इसलिए 4th ही आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड क्या नाइट्रोस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट से ऊपर से आया है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या है सुनिए, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। देखो अल्कोहल के लिए आपने लुकास टेस्ट तो पढ़ लिया, अब अल्कोहल का एक और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। क्या कहना चाहते हैं दीदी, सुनिए। जो हमारे 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, जो हमारे 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं और जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, अगर हमें उन्हें पहचानना है तो हमारे पास एक नया टेस्ट है जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। उससे पहचान सकते हैं कैसे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, उसमें फॉस्फोरस के साथ आयोडीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फॉस्फोरस के साथ आयोडीन डाल देंगे, तो क्या होगा, ये OH हटेगा, आयोडीन लग जाएगा, OH हटेगा, आयोडीन लग जाएगा, OH हटेगा, आयोडीन लग जाएगा। फिर इनकी रिएक्शन अपन AgNO2 के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ। तो आयोडीन लगेगा, NO2 लग जाएगा, आयोडीन हटेगा, NO2 लग जाएगा, आयोडीन हटेगा, NO2 लग जाएगा। फर्दर इनकी रिएक्शन अपन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे, HONO के साथ रिएक्शन करेंगे, या HNO2 भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे ही आप HNO2 डालोगे बेटा, सुनना क्या होता है। अब क्योंकि ये नाइट्रो कंपाउंड है ना, ये कौन है, प्राइमरी वाला नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड के पास अल्फा पे अगर हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन इसके साथ दिखा देगा, ठीक है।
नाइट्रो के इसके पास अल्फा पे हाइड्रोजन है ना, तो ये इसके साथ ऐसे डबल बॉन्ड NOH बना लेगा और ये NO2 बना लेगा। ठीक है, मतलब अल्फा पे जिसके पास देखो अब 3 डिग्री वाला कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पीछे चलते हैं, रिएक्शन पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? सारे नाइट्रो कंपाउंड है, वो नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। तो बेटा नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस एसिड्स के साथ वही नहीं दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप पास वाले कार्बन अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है तो ये तो शो कर देगा। फंक्शनल ग्रुप पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है तो ये भी HNO2 के साथ रिएक्शन शो कर देगा। फंक्शनल ग्रुप पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन है तो ये वाला भी शो कर देगा। तो बचा कौन सा आंसर बेटा? ये फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। आंसर हमारा यही आएगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, तो फोर्थ लगाएंगे बेटा इसका आंसर। कहां से आया था क्वेश्चन? तो कहेंगे विक्टर मेयर टेस्ट से आया है, एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर दी अल्कोहल। अगला चलते बेटा, क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दी हुई है, बेंजीन की रिएक्शन इस अल्कीन के साथ करानी है HF की प्रेजेंस में। बेटा क्यों ना हम इसका मैकेनिज्म बनाकर देखें। चलिए आइए ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एक अल्कीन से करा रहे हैं, और अल्कीन किसकी प्रेजेंस में? HF की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो सुनना बेटा, हमारे पास जो अल्कीन है उसमें क्या होगा? पहले ही H+ रिएक्ट करेगा, H+ अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक कार्बोकेटाइन बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? एक कार्बोकेटाइन बना है ना, कार्बोकेटाइन बना। अब ये जो बेंजीन रिंग है ये इस कार्बोकेटाइन से रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, कार्बोकेटाइन से रिएक्ट कर जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगी। मतलब क्या बनेगा? यहाँ पर जो कंपाउंड बनने वाला है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला कंपाउंड बनने वाला है। मतलब एक बेंजीन रिंग ऐसी जुड़ने वाली। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए ये रहा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला बन जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया कैलकुलेटिंग पार्ट है, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। हमें डेल्टा S की वैल्यू दी हुई है, हमें डेल्टा H की वैल्यू, U की वैल्यू दी है, डेल्टा G निकालना है। क्यों ना हम डेल्टा G का फॉर्मूला लगाएं। डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। पर क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक बेटा डेल्टा H की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्यों ना हम पहले डेल्टा H निकाल ले। डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT से। ठीक है, डेल्टा H कितना आ रहा है? देखिए U कितना है बेटा? -10 किलो जूल, मतलब 10,000 इंटू Ng। बेटा Ng कितना निकालेंगे? तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट कितने बेटा? 2, रिएक्टेंट कितने हैं? 3, तो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो Ng आ रहा है -1। R कितना है बेटा? 8.31 इंटू 298। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा H आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते। तो डेल्टा H कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 10,000, तो ये हो गया माइनस, है ना। और कितना आ रहा है? तो लिख लेते हैं 298 है इंटू 8.31 है ना। पॉइंट हटाते 2 जीरो लगा लेते हैं। क्यों ना 298 को 300 कर लेते हैं राउंड ऑफ के लिए, तो जल्दी हो जाएगा बेटा सॉल्व। तो 831 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 3 एकम 3, 8 त्रिक 3 तिया 9, 8 त्रिक 24, लगभग ये आ रहा है। ठीक है ना, माइनस में आ रहा है। तो डेल्टा H कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 10,000 माइनस 2493। 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 10,000 है और उसमें 2493 जुड़ जा रहा है, मतलब 12493 आ रहा है ना, जूल्स में आ रहा है बेटा डेल्टा H। अब डेल्टा H निकल गया, डेल्टा G निकाल लेते हैं। चलिए डेल्टा G आ गया, कितना आया? डेल्टा H माइनस में 12493 माइनस टेम्परेचर है 298 और एंट्रोपी कितनी दी हुई है बेटा? एंट्रोपी दी हुई है -44। तो -44 इंटू 1000, सॉरी इतना ही रहेगा, 1000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जूल है ये। ठीक है, 298 को अपन क्या कर लें? 298 को 300 समझ लेंगे जल्दी करने के लिए। समझ लेते हैं, थोड़ा सा ही क्या अंतर आएगा, ज़्यादा क्या आएगा। तो ये तो माइनस ही है और ये हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो ये प्लस हो गया। इसको 300 कर लेते हैं इंटू 44 कर लेते हैं। चलो तो 44 इंटू 3 कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 2 जीरो। तो ये हो गया कितना बेटा? डेल्टा G आ रहा है माइनस का 2493 12493 प्लस का 13200।
अब देखो ये 12,000 माइनस में हो रही है 13,000 प्लस में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेल्टा जी आने वाला वो तो आने वाला प्लस में ही है, क्योंकि बड़ी डिजिट पॉजिटिव में, तो प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में तो नहीं आएगा, ये गया, माइनस में तो नहीं आएगा, ये गया, फर्स्ट और फोर्थ में से होना चाहिए कुछ। चलो ट्राई करते हैं। तो 13,200 में से 14,493 माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 7, 9 में से 9 गया 0, और ये 11 में से गया तो ये हो गया 7, और ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया 0। नियर बाय में, मतलब अपन ने क्योंकि 300 लिया ना तो नियर बाय में आ रहा है, तो नियर बाय में प्लस में आ रहा है बेटा कितना, 8707 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, डिवाइडेड बाय कर लेंगे, है ना, 8 के नियर बाय मतलब ये वाले के पास में आ रहा है, अपना 0.8 के आसपास आ रहा है, ये नियर बाय में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना। तो क्या लगाएंगे बेटा इसका आंसर, इस हिसाब से फर्स्ट लगाएंगे, फर्स्ट आ रहा है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए 35 नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात ढूंढनी है बेटा। सुनो, क्या नाइट्रोजन के पास कोई p ऑर्बिटल है, हाँ है, पर नाइट्रोजन के पास d है क्या, नहीं। चलो ऑक्सीजन के पास p है क्या, हाँ सर है, d तो नहीं है, नहीं है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब जुड़ेंगे तो p पाई बना सकते हैं, p पाई d पाई थोड़ी बना सकते हैं। क्या लिखा है, p पाई d पाई विद ऑक्सीजन, ये वाली बात गलत है, और यही इसका आंसर भी है। क्यों, क्योंकि यही वाली बात गलत है बेटा। थर्ड लगाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कभी भी d पाई p पाई नहीं बनाता, ये p पाई बना सकता है। थर्ड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, आईयूपीएसी नेमिंग है, देखिए ट्राई करके देखते हैं। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन को हेप्टेन बोलना चाहिए। अब नंबरिंग क्या करेंगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। देखिए ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, तो नंबरिंग इथाइल पहले उठाएंगे, तो 1 2 3, इसलिए 3 नंबर पे इथाइल आना चाहिए और 5 नंबर पे मिथाइल आना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन होना चाहिए, फर्स्ट लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखते हैं बेटा। क्या कहना चाह रहा है, देखिए लिखा है BiOOH, सॉलिड है ये, आगे कन्वर्ट हो रहा है BiO प्लस में और OH माइनस में। इसका अगर K निकालें बेटा तो K क्या होना चाहिए, बाय O OH माइनस अपॉन में, इस तो सॉलिड है तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड है तो 1 आ जाएगा। अब क्यों ना हम इसका ऐसा कर लें बेटा, इसको अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब K लिख लें। अब देखो क्या हो रहा है, K किसके बराबर है, KSP के बराबर आ रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसका अगर अपन K निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, S स्क्वायर, ठीक है। K कितना दिया है बेटा, तो K दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10, तो S स्क्वायर, S कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 4 × 10⁻⁻10, S कितना आ जाएगा बेटा, S आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5, ये तुम्हारा S आ गया। S आया बेटा, S मतलब किसकी कंसेंट्रेशन आ गई, OH की कंसेंट्रेशन आ गई। तो बेटा OH की कंसेंट्रेशन कितनी आई है आपके पास, 2 × 10⁻⁻5 आई है, मतलब POH कितना आ जाएगा, तो देखते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन, तो POH कितना आ जाएगा बेटा, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5। चलो सॉल्व करते हैं, POH आ जाएगा कितना, नेगेटिव लॉग, नेगेटिव यही रहने देते हैं, log 2 प्लस log 10⁻⁻5। चलो log 2 होता है 0.3, तो ये हो गया माइनस 0.3 प्लस ये 10⁻⁻5 कितना आएगा बेटा, तो -5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो POH कितना आ रहा है बेटा, POH आ रहा है 5 - 0.3, मतलब POH आ रहा है 4.7, pH कितना आ रहा है 4.7। तो बेटा pH थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, pH पूछा है, pH होता है 14 - POH, तो pH कितना आ जाएगा बेटा, 14 - 4.7, मतलब सॉल्व करें तो आ रहा है 9.3 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 9.3, pH कितना आ रहा है बेटा 9.3, तो 4th आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कैसे किया समझ में आया, चलिए अगला देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहना चाह रहा है, एक बल्ब है जिसको हम रेट कर रहे हैं, जिसकी 150 वोल्ट कैपेसिटी है और 8% एनर्जी दे रहा है, वो समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है N × h², N क्या है, कितने फोटोन रिलीज कर रहा है वो, एनर्जी। चलो एनर्जी कितनी है, तो कहेंगे 150 वोट की 8% है, वॉट की 8%, मतलब 8/100। N निकालना है, h² क्या होता है बेटा, एक फोटोन से निकलने वाली एनर्जी,
एक फोटोन से निकलने वाली एनर्जी कितनी है, तो कहेंगे 4.42 इंटू 10⁻⁻19। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो इसको 50 से काटते हैं तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ये। n इज इक्वल n इंटू 4.42 इंटू 10⁻⁻19। तो n क्या आ रहा है बेटा, देखिए 12 डिवाइडेड बाय 4.42 इंटू नीचे आ जाएगा 10⁻⁻19। बेटा -19 ऊपर गया तो क्या बना, +19। तो n इज इक्वल टू आ रहा है 12/4.42 इंटू 10⁻+19। अब क्योंकि 19 तो सब में सेम है, इसी को सॉल्व करना है। बेटा 2 मिनट के लिए अगर अपन राउंड ऑफ करें, अगर इसको सोचो ये 4 होता, तो अगर ये 4 होता तो ये लगभग 3 बार में कट जाता, पर ये 4 से ज्यादा है तो 3 से तो कम ही आएगा आंसर, 3 से कम आएगा, तो ये 2.71 आ रहा है। एग्जैक्टली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 2.71 आ रहा है। तो इसलिए बेटा क्या लगाएंगे, 4th लगाएंगे आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहना चाह रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। बेटा चलो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मतलब कॉपर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, 2+ में प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा जब कॉपर बना रहा होगा। हम ये कह सकते हैं कि 2 फेराडे बिजली ले रहा होगा जिससे इसके 1 मोल डिपॉजिट हो जा रहे होंगे। मतलब 2 फेराडे बिजली ले रहा होगा जिससे इसके 63 ग्राम डिपॉजिट हो जा रहे होंगे। ठीक है ना, 1 मोल में 63 ग्राम होते हैं। तो अगर अपन कहें कि 2 इंटू 96500 कूलम अगर ये ले रहा हूं, फेराडे की वैल्यू रख दी मैंने, तो कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा होगा, 63 ग्राम। तो अगर मैं कहूं 1 कूलम दूंगा तो कितनी बनेगी बेटा, तो 63 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, इतने ग्राम डिपॉजिट होगा अगर मैं 1 कूलम क्या कह रहा हूं उसमें चार्ज या कहूं क्यू दे रहा हूं। अब अपन क्यू कितना दिया अपने को, ध्यान से सुनो, आई इंटू टी दिया हुआ है, तो 10 मिनट है, तो टाइम तो 10 मिनट है, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, एम्पेयर की वैल्यू 1.5। पॉइंट हटाते हैं, जीरो लगाते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते, तो क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 इंटू 60। तो सॉल्व करते हैं, 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 3 9, 900 आ रहा है। क्यू कितना आ रहा है, 900। तो अगर 1 कूलम होता तो इतनी लगती, तो 900 कूलम दूंगा तो कितनी लगेगी, तो 900 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू में, 96500। चलो 2 0 से 2 0 कटे, सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 एकम 9 होती है 27, 54, 55, 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 965 आ जाएगा। सॉल्व कर लो जल्दी से। तो ये हो रहा है 2 इंटू 965, तो 965 इंटू 2 कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 दूनी 18 और 1 19। तो आ रहा है बेटा 567 डिवाइडेड बाय 1930। ठीक है, अब जल्दी से अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, कि अगर आप चाहो तो इसको 500 समझ लो या 600 समझ लो, इसको 1800 समझ लो, तो जल्दी हो जाएगा। इसको 600 समझ लो और इसको 1800 समझ लो। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/3 आ रहा है। 1/3 मतलब लगभग 0.3 के नियर बाय, 0.3 के नियर बाय मतलब 0.29 के नियर बाय। फर्स्ट आ जाएगा बेटा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाइड दी मेटामर, पहचानना बेटा मेटामर के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आपका बीच में होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि जब हमारे ईथर्स होते हैं जनरली वो मेटामरिज्म शो करते हैं। तो ये एक ईथर है और देखिए ईथर के इधर और इधर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये मेटामरिज्म शो करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मेटामरिज्म फर्स्ट वाला दिखाएगा। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछना है बेटा, सार्थक अंकों की सही बातें पहचाननी है। चलिए बेटा, हमने पढ़ा है कि पॉइंट के बाद के 0 काउंट होते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद के 0 काउंट हो गए तो 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए थे, 3 होना चाहिए थे। इसमें कितने लिखे, 5 होना चाहिए थे, गड़बड़ हो गया, ये वाला गलत दिया हुआ है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट है, लास्ट के 0 काउंट नहीं होते, बिल्कुल ये वाली बात सही दी हुई है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4, बीच के 0 काउंट होते हैं, ये वाला भी सिग्निफिकेंट नंबर सही दिया हुआ है। इसमें गिनते कितने, पॉइंट के 0 काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, बिल्कुल ये वाला भी सही दिया हुआ है।
इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो ये तीन सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें, ये वाली बात भी सही दी हुई है। तो बेटा कौन सी वाली बात गलत है, केवल फर्स्ट वाली बात गलत है। अपने को सही बातें ढूंढनी है, तो सही बातें तो कौन कौन सी निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 5 निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 5 निकली। बेटा सेकंड लगाएंगे आंसर, 2 3 4 5 बिल्कुल आएगा, सेकंड आएगा। अगला देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन दी वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया हुआ है। बेटा सुनो, हमने पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होता है या जो ऑक्सीजन होता है उसमें जो सिग्मा 2p z होता है वो पहले आता है किससे, पाई 2p x से बराबर किसके, पाई 2p y से। हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है। और हम कहेंगे नाइट्रोजन स्पीशीज में क्या होता है बेटा, तो नाइट्रोजन स्पीशीज में ये वैल्यू आगे होती है किससे, इससे, ठीक है, सिग्मा 2p z से, ऐसा होता है। तो नाइट्रोजन में तो ऐसा, अब कैसा लिखा हुआ है देखो, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में तो होता है, किसमें नहीं होता बेटा, नाइट्रोजन में, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ लगाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक स्टूडेंट है, उसको एक्स नाम का कार्बोहाइड्रेट दिया, सुनना बेटा, एक्स नाम का कार्बोहाइड्रेट दिया, उसकी HI से रिएक्शन कराई है, मतलब HI से रिएक्शन कराई मतलब ये एक्स नाम का कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोई ना कोई तो ग्लूकोज होगा ही होगा। जब इसको अपन ने HI डाला तो एनहेक्सिन दे रहा है, मतलब कोई ना कोई तो ग्लूकोज तो होगा ही, इस कार्बोहाइड्रेट में एक यूनिट कोई सी ग्लूकोज होगी। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब ये ग्लूकोज दे रहा होगा, पर ये कोई मोनोसेक्राइड, मतलब ये ग्लूकोज खुद तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये HI दे रहा है तो ग्लूकोज होगा, पर नॉन रिड्यूसिंग है तो नॉन रिड्यूसिंग इनमें से चलो चेक करते हैं, माल्टोज रिड्यूसिंग है गया, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है गया, ग्लूकोज रिड्यूसिंग है गया, कौन ढूंढने को बोला है, नॉन रिड्यूसिंग, तो सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग होता है। और बेटा जब सुक्रोज को जब आप हीट करोगे तो वो 2 डिफरेंट यूनिट भी देगा, सही बात है। देखो सुक्रोज को जब आप हीट करोगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये HI के साथ हेक्सेन भी देता है, तो ये सारी बातें मैच भी कर रही बेटा, और ये नॉन रिड्यूसिंग भी है, इसलिए बेटा क्या लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, इसका आंसर सुक्रोज आएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सारे अपने को स्टेटमेंट्स पढ़ना है और स्टेटमेंट देख के देखना है कि ये सारे स्टेटमेंट सही लिखे गलत लिखे। चलिए पढ़ते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक एंड शोज रेगुलरिटी, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, किसी तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है और वो नियमितता दिखाता है, सही बात है ये वाली। दूसरी वाली बात पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिटल लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। बेटा जो रेडियस होती है वो हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि 0.529 n स्क्वायर अपॉन z होती है। तो देखो अगर हम बात करें रेडियस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, z के, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही दी हुई है ना। तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या परमाणु संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो देखो बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा जो वेलोसिटी होती है उसके फॉर्मूले में z आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो जैसे जैसे आप z बढ़ाते हो वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही दी हुई है। पूछा है बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। बेटा सुनो, हमने पढ़ा है लव यू वीवी, क्या बोलोगे, लव यू बी वी, तो L से लाइमन वो यूवी रे में आता है, B से बाल्मर वो किस में आता है, विजिबल में आता है, बाकी सब इंफ्रारेड में आते हैं। तो बाल्मर किस में आता है, विजिबल रीजन में, दृश्य प्रकाश में आता है ना। तो क्या लिखा है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, सही बात दी हुई है बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात दी हुई है ना। तो ये वाली बात भी सही है। अगला पढ़ते हैं बेटा, पॉलीज के हिसाब से नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर। बेटा पॉलीज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये बिल्कुल बात सही दी हुई है कि कोई भी चारों क्वांटम संख्या किसी 2 इलेक्ट्रॉन के एक ही कक्षक में पाए जाने वालों की सेम नहीं हो सकती, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही दी हुई है। तो सारे स्टेटमेंट सही आ रहे हैं, तो अपन कहेंगे ऑल आर करेक्ट बेटा, फोर्थ आएगा। अच्छा ये सारी बातें कहां से आई हैं, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। अगर आप एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ोगे तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, दिया हुआ है, रेगुलर भी होता है, ये वाली बात भी दी हुई है। देखो बाल्मर श्रेणी कहां पर आती है, विजिबल में आती है, देखो यहां से क्वेश्चन आया था। और समरी में से उठाइए बेटा लाइन, क्या लिखा है, पॉलीज एक्सक्लूजन नो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाली लाइन वहां से उठाई थी, ठीक है ना। अच्छा रेडियस वाली बात देखिए, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है z के, और जो वेलोसिटी वाली बात है वो इस पैराग्राफ से इन्होंने उठाई थी। तो देखो एनसीईआरटी के अलग अलग पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसलिए बेटा थोरोली एनसीईआरटी को भी पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बातें ढूंढनी है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है,
सुनो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है। अब जिसका खुद का रिडक्शन, बेटा जिसका खुद का रिडक्शन होता है मतलब जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, सही बात है। नेक्स्ट बात है बेटा, क्या लिखा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रेडॉक्स कपल आर मोर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा सुनो, जिसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होती है ना, किससे? इससे, तो वो एक अच्छा अपचायक होता है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है, बी वाली बात सही दी हुई है ना। एनसीईआरटी की कहां से आई अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। डेनियल सेल में जिंक एक्ट एज एनोड। बेटा सुनो, डेनियल सेल में होता क्या है, जिंक भाई साहब जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। मतलब जिंक का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और बेटा ऑक्सीडेशन कहां पर करते हैं अपन? तो एनोड पे करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिंक को कहां रखते हैं? एनोड पे करते हैं। तो सी वाली बात भी बिल्कुल सही दी हुई है। पढ़ते हैं डी वाली बात, सेल पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सही बात है। गिव्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। बेटा ई सेल इंटेंसिव एक गहन गुणधर्म होता है, जबकि जी एक विस्तीर्ण गुणधर्म होता है, डी वाली बात भी सही है। लास्ट बात पढ़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस। बेटा सॉल्ट ब्रिज करता है क्या है? देखिए, लवण सेतु हमारे 2 सॉल्यूशंस का एक इंटरनल सर्किट मेंटेन करता है, जिससे आयंस का माइग्रेशन की वजह होता है। तो बिल्कुल ई वाली बात भी सही दी हुई है। तो पढ़ते हैं, चारों ही बातें, पांचों ही बातें सही दी हुई है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो सॉल्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।